8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। फिर बदलेगा मौसम, छाएगा कोहरा, हो रही बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 4 दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा आ सकते हैं प्रस्ताव। मजदूर नीति को बढ़ाने वर्ष 2004 से 2005 के बीच जारी विज्ञप्ति। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, प्राइवेट हेलीपैड बनाने की अनुमति दिए जाने, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित कई प्रस्ताव पर होगी चर्चा। धामी कैबिनेट की अहम बैठक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। यूजर नीति को बढ़ाने वर्ष 2004 से 5 के बीच जारी विज्ञप्ति। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार भव्य तैयारियों में लगी है। सरकार ने इसके जरिए 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश होदियाल ने कहा कि सरकार से विभिन्न मैनेजमेंट में लगी है और इस समिट से राज्य का कोई लाभ नहीं है। गणेश होदियाल ने सरकार से मांग की कि वर्ष 2018 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में कितना निवेश आया, इसका श्वेत पत्र जारी किया जाए। इन्वेस्टर समिट में तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका खर्चा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछना चाहता हूँ। ये कुछ नहीं, ये इवेंट बनाते हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद दिला दूँ, उस समय जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण थी वो थे मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी ने
यहाँ पर अनुपस्थित होकर, मतलब उस समिट में आए भी नहीं, और ये कह दिया था, याद होगा आपको, ये कह दिया था कि उत्तराखंड में मैं जियो की जो पूरे लाइनें बिछा रहा हूँ वही मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो जियो की लाइन बिछा रहे हैं भाई, वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, ठीक है। जियो नहीं होता तो हमारे पास एयरटेल था, हमारे पास वोडाफोन था, हमारे पास बीएसएनएल था, बीएसएनएल को खत्म करके वो जियो आया। देखिए, कांग्रेस की हालत वो है, जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद काला चश्मा चढ़ाया जाता है तो उसको दिखता कुछ नहीं, चश्मा इसीलिए चढ़ता है कि कुछ धूप ऊप न लगे। तो कांग्रेसियों की हालत वही हो गई है। त्रिवेंद्र जी के राज में 40,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश आया है, 1.25 लाख करोड़ के लगभग हमारे वहाँ पर MOU हुए थे। कोरोना आ गया था, 1.25 लाख करोड़ में अगर 40,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर हुआ है तो क्या कांग्रेस को पच नहीं रहा है क्या? आज हम 2.5 लाख करोड़ का MOU करने जा रहे हैं लगभग। मैं कहता हूँ अगर 1 लाख करोड़ भी हमको टर्नअप होता है, हमारे यहाँ निवेश होता है, तो क्या छोटी उपलब्धि है क्या? वो बताए ना उनकी सरकारों में क्या हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, जो 2003 में जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार बनी थी, आपको ध्यान में होगा, तो उस समय अटल जी की सेंटर में सरकार थी। उत्तराखंड के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अभय कुमार ने पुलिस मुख्यालय सभागार देहरादून में सभी जिला प्रभारियों, सेना नायकों और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अपना काम पूरी निष्ठा और समर्पण से करें, सबको मिलकर पुलिस को नई ऊंचाई पर ले जाना है। वहीं अपराध एवं कानून व्यवस्था विभागों की समीक्षा में डीजीपी ने जमानत पर पैरोल पर आए आरोपी अभियुक्तों की निगरानी और उनकी गतिविधियों पर सतत दृष्टि रखने, मासिक अपराध गोष्ठी में जेल अधीक्षकों को आमंत्रित कर उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान करने को कहा है। मुख्यमंत्री धामी के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे नैनीताल जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जिले के विभागों के सभी अधिकारियों के साथ कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। नारायण पांडे का कहना है कि अधिकारी जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें, निस्तारण में देरी ना हो, समस्या के निस्तारण के बाद से दूरभाष पर वार्ता व शिकायत कर बताएं। जी का जो मूल मंत्र है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, उसी के अंतर्गत विभिन्न विभागों में और विभिन्न जनपदों में शासन स्तर के अधिकारी जो है भ्रमण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, रात्रि विश्राम और ग्रामीण भ्रमण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हमने नैनीताल जनपद का जो रिव्यू किया है सुबह, उसमें विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उनका धरातल पर किस प्रकार से लाभ जनता को मिल रहा है और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या भारत सरकार की योजनाएं हैं उसका किस प्रकार से सरलीकरण किया जाए, प्रक्रियाओं को किस प्रकार से सरल किया जाए। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित एक होटल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तराखंड देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है और निवेश के लिए सर्वाधिक मुफीद है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर अब तक 2 लाख करोड़ के करार हो चुके हैं। राज्य सरकार का ज्यादा से ज्यादा फोकस रोजगार सृजन करने पर है। लाल थप्पड़ में स्थित जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज में दांतों की जांच के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने दांतों की निःशुल्क जांच कराई है। लॉ कॉलेज में लगे 1 दिवसीय मेडिकल कैंप में उत्तरांचल डेंटल कॉलेज की ओर से शिविर लगाया गया।
कॉलेज के निदेशक जयपाल गांधी और कविता नागपाल गांधी ने संयुक्त रूप से मेडिकल कैंप का शुभारंभ करते हुए बताया कि लॉ कॉलेज में डेंटल कॉलेज महाजरी के साथ ही मिलकर इस निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है ताकि कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ आसपास के ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिल सके। जी, उत्तरांचल डेंटल कॉलेज से हम लोग आए हुए हैं जो माजरी ग्रांट में है, और आज हम यहाँ पर आए जगन्नाथ विश्व कॉलेज जो है लॉ कॉलेज है वहाँ पर आए हुए हैं। तो नॉर्मल रूटीन डेंटल चेकअप कर रहे हैं, और मतलब बाकी जो भी पेशेंट जो भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसी के रिगार्डिंग हम बता रहे हैं। तो कैंप में कुछ एडवांटेजेस है जिस वजह से हम कैंप मतलब यहाँ पर लगा रहे हैं, और बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर भी। तो अच्छा लग रहा है कैंप इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में। उद्देश्य ये है जी लोगों को जागरूक करना। आज हम लोगों ने उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के साथ मिलकर जगन्नाथ विश्व कॉलेज में डेंटल चेकअप का कैंप लगाया है। उसमें गांव वालों ने भी और स्टूडेंट ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो रहे हैं पुलिस मुख्यालय देहरादून में। उन्होंने बताया डीजीपी अपनी आखिरी प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मैंने 35 साल पुलिस की वर्दी पहनी है और उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं। ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन स्माइल समेत कई अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नशा, ट्रैफिक और साइबर क्राइम पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, और उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए यातायात प्रबंधन, नशा और साइबर क्राइम जैसी बड़ी चुनौती से निपटने में पुलिस कारगर साबित हो रही है। देखो, यहाँ की 3 चुनौतियाँ तो बड़ी हैं जो हमने भी मानी थी, पर मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको कोई मैं कह सकूँ, क्लेम कर सकूँ कि मैंने 100% सोल्व कर दी। ट्रैफिक, ड्रग्स और साइबर, तो वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमने ये जरूर है पूरा सिस्टम बना दिया, पैराफर्नेलिया बना दिया। देश के टॉप साइबर कॉप्स में से एक हमारे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं, क्योंकि हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, पूरी टीम बनाई है। पर वो अभी भी चुनौती खड़ी है, तो आने वाले के लिए चुनौतियाँ बनी रहेंगी। पुलिस तो चुनौती से हटके हो ही नहीं सकती। दुर्गापुर नंबर 1 और आसपास के आक्रोशित ग्रामीण सड़क के लिए धरने प्रदर्शन पर पहुंच गए। ये सड़क पिछले कई वर्षों से टूटी है। यह सड़क छाछड़ विधानसभा रुद्रपुर के अंतर्गत आती है। सड़क का पिछले कई वर्षों से कोई सुध लेने वाला नहीं। वहां के लोगों का आरोप है कि नेता राजनेता सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं। इन लोगों ने अभी तक विधायक अरोड़ा को वहां नहीं देखा है। यह मार्ग दिनेशपुर और माटाकोटा मार्ग रुद्रपुर का बाईपास का काम भी करता है। शिव अरोड़ा जी आए, वोट मांगे तो दे दिया, तो शिव अरोड़ा को थोड़े वोट दिया हमने, मोदी को देके वोट दिया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनको देके वोट दिया हमने। अब ये शिव अरोड़ा कौन है हम तो जानते नहीं। अब तो एमएलए बन गए, अब कभी आते भी नहीं है। कम से कम 4 साल हो गए इलेक्शन को। 4 साल के बाद मुश्किल से 1 साल भी नहीं आएंगे, एक बार भी नहीं आएंगे। कम से कम एक बार आके देखना चाहिए इस गाँव में क्या परेशानी है, इस शहर में क्या परेशानी है। यहाँ छोटा सा शहर है, इसमें क्या बच्चे लोग जाते हैं, कैसे स्कूल पढ़ते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे नहीं आते। ये रोड को आप लोगों को देखना चाहिए। आके कभी आके एक बार आके देखो, एक दिन आओ बस, ज्यादा नहीं, एक दिन आके देखो इस मोहल्ले में कैसा चल रहा है। भैया हमारी समस्या यही है कि हमारे रोड से समस्या है। बस हमारी रोड नहीं है तो कोई वोट नहीं है। बहुत दिनों से हम झेल रहे हैं इस रोड के कारण। हमें आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है, बच्चों की भी दिक्कतें होती है। हमें रोड चाहिए। बस हमारी एक ही आशा है आप लोगों से कि हमें रोड चाहिए। ये समस्या है, हमें रोड चाहिए। रोड नहीं है तो वोट नहीं है। जी भैया नमस्कार। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड पे आए दिन घटना बहुत हो रही है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारे विधायक जी तो इधर आते ही नहीं है। गांव में उन्होंने कभी पूछा नहीं। आए दिन घटना होती है। धूल मिट्टी इतनी है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने
जाओ तो एकदम भूत बन के वापस आते हैं सब लोग। पत्थर छटक के लगते हैं, कईयों के पैर पे लगे, कईयों के बाइक पे लगे, शीशे टूटते हैं ऐसे। और घटना आए दिन होती रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है हमारे यहाँ पे, तो ना पूछता है ना कोई आता है ना कुछ। कई बार विधायक जी को फोन भी किया है, मंत्री को भी फोन करते हैं, आश्वासन देते आ रहे कोई आता नहीं। उल्टा हमसे कहते हैं कि तुम हमारे वहाँ पे आओ, पब्लिक लेके आओ, ट्रॉली ट्रैक्टर लेके आओ, यहाँ धरना दो। वहाँ धरना किस बात का देंगे हम लोग जाके। प्रदेश में निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस कड़ी में नगर निगम देहरादून का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके चलते वर्तमान कार्यकारिणी की अंतिम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। नगर निगम की अंतिम बोर्ड बैठक में मेयर सुनील न्यालगामा ने राज्य आंदोलनकारियों का हाउस टैक्स माफ किए जाने को लेकर प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। सुनील न्यालगामा ने बताया कि आंदोलनकारी स्वर्गीय सुशीला बलूनी के घर जाने वाले मार्ग से उनके नाम से द्वार बनाया जाएगा। जो जनहित में निर्णय है, जो किसी के व्यक्तिगत नहीं थे, जो जनहित में निर्णय थे उनको लिया गया। अधिकतर निर्णय हुए, 1-2 को छोड़ के बाकी सब निर्णय हुए। तो 1 आध पार्षदों ने दिए हैं तो वो भी जनहित में थे, इसलिए जो है आज जितने प्रस्ताव थे सब में सर्वसम्मति से स्वीकृत, बोर्ड ने स्वीकृत करे हैं। लास्ट में बोर्ड ने, हमारे हरिभट्ट जी हैं, उन्होंने कहा है कि आज तक आपने विकास कार्यों के लिए सभी क्षेत्रों में पैसा आवंटित किया है, तो लास्ट में भी आप जाते जाते कुछ कर जाइए। तो लास्ट में उन्होंने कहा, लास्ट में हमने 50-50 लाख की सभी वार्डों में स्वीकृति दी है। इसके अलावा जितने हमारे शहीद आंदोलनकारी हैं, की सिरगेला टनल में पिछले 17 दिनों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। 17वें दिन रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला है। सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने टनल से बाहर जाने वाले सभी मजदूरों को फूल मालाओं से स्वागत किया। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र और राज्य की इससे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है और सरकार ने सभी मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती भी कराया है, जहां सभी मजदूरों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने टनल में फंसे सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है। हालांकि सफल ऑपरेशन के बाद भी पीछे कई सवाल हैं। सवाल यह है कि आखिर इस टनल हादसे में हमने क्या सीखा। कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने कई मांगे रखी है, जिसके तहत कांग्रेस ने सरकार पहले टनल में फंसे मजदूरों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। सिलक्यारा टनल में पिछले 17 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे 41 मजदूरों के लिए मंगलवार का दिन मंगलमय साबित हुआ। 17 दिनों के बाद रेस्क्यू टीम ने इन सभी को सुरक्षित निकाल लिया। सीएम धामी और केंद्रीय और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने टनल से बाहर आने पर सभी को फूलमालाओं से स्वागत किया। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र और राज्य के इसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। वहीं सरकार ने सभी मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया है, जहां सभी मजदूरों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने टनल में फंसे सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। इस सफल ऑपरेशन से पूरे देश ने राहत की सांस ली। सीएम धामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि और अभी भी उन्होंने जैसे हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल से जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल वीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊँ और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा यहाँ सभी एजेंसियाँ लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से
इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं। उनके वहीं 17 दिनों तक चले सफल ऑपरेशन ने अपने पीछे भी कई सवाल छोड़ दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर इस टनल हादसे से हमने क्या सीखा और भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हो, इसके लिए हमारी क्या तैयारी है। इन सभी सवालों के बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिसके तहत कांग्रेस ने सरकार से सबसे पहले टनल में फंसे मजदूरों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने, संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, सभी निर्माणाधीन टनलों का सेफ्टी ऑडिट किए जाने, निर्माण कार्यों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए जाने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सरकार से राज्य में लगातार हो रहे हादसों से सबक लेने की मांग की है। तमाम तरह की मशीनें फेल हो गई, अंत में काम कौन आए? रेड कोल माइनर्स। रेड होल माइनर्स को आपने क्या प्रोत्साहन दिया? आपने श्रमिक जो बच के आए 18 दिन का जीवन मृत्यु की इतने बड़े संघर्ष से 1-1 लाख रुपए उनको दिया। हमारा ये सवाल है सबसे पहला कि आप सबसे पहले बताइए कि कौन इसका जिम्मेदार था इतनी बड़ी आपदा का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने करी? इस चकाचौंध में बचाव अभियान का श्रेय लेने की होड़ में, उसकी आड़ में नवयुक्त कंपनी को क्लीन चिट नहीं दी जानी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई। दूसरा बिंदु, राज्य के अंदर जितने टनलिंग हो रही है सबका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। नंबर 3, जो इस राज्य के अंदर जिन्होंने अभियान में, इस पूरे बचाव अभियान में सबसे नंबर 1 रेड कोल माइनर्स, उसके अलावा जितने लोग शामिल थे उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। श्रमिक जो फंसे थे उनको कम से कम 10 लाख रुपया राज्य की सरकार को देना चाहिए। सिलकारा टनल ऑपरेशन सफल हुआ, सभी 41 जिंदगियां बचाई गई। इसके लिए उन सबको जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत की, हृदय की गहराई से बधाई। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल आज भी खड़ा है कि न रैणी की आपदा से सबक लिया गया, न जोशीमठ की आपदा से सबक लिया गया और न ही सिलकारा टनल हादसे के लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। जोशीमठ की आपदा में जिस तरह से एनटीपीसी को क्लियर चिट दी गई, ऐसे ही सिलकारा टनल हादसे के दोषी खुले आसमान में घूम रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी के मालिक की पहुंच दिल्ली में जो सत्ता है उन तक है। कंपनी का मालिक दिल्ली की सत्ता से उनकी रक्षा कराने के लिए सक्षम है। तो ऐसे में जो ये घटनाक्रम हुआ या भविष्य में जो टनल बनेंगी क्या वो सुरक्षित होंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का समाधान राज्य की धामी सरकार को देना चाहिए, केंद्र की मोदी सरकार को देना चाहिए। पहले मैं आपके माध्यम से जो सिलकारा का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक उत्तराखंड ने धामी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के त्वरित सहयोग से उसको सफलतापूर्वक पूरा किया है और 41 जान बचाने में हम सब सफल हुए हैं। उसके लिए प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और हमारी ओर से जो मजदूर फंसे थे 41 वो कुशल बाहर आए हैं, उनके भी परिवारों को बहुत बहुत बधाई। कुल मिलाकर सिलकारा टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू सफल रहा, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए भी इंतजाम किए जाने बेहद जरूरी हैं, जिससे सिलकारा जैसे हादसे दोबारा न हो। प्रदेश में अगले 10 सालों में करीब 66 टनल प्रस्तावित। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर तेजी से काम हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से रेल परियोजना, सड़क प्रोजेक्ट और पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर जगहों पर टनल का निर्माण कार्य किया जाना है। ऐसे में देखना होगा क्या समय रहते सरकार सिलकारा हादसे से कुछ सबक लेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।